नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। आज हम लोग दोस्तों आज से स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान की श्रृंखला, जिसमें हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमने जो पुस्तक चुनी है ये रुक्मिणी प्रकाशन की 6000 प्लस वाली जीव विज्ञान की पुस्तक है, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, स्टेट पावर कॉर्पोरेशन या स्टेट पुलिस हो, सीटेट, एसटेट, बीपीएससी, सी सेट इत्यादि, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, ये पहला चैप्टर है और इसका आगे का चैप्टर निर्भर करेगा कि आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों कोशिका, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग विस्तार में व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। आप अपनी तैयारी का परीक्षण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इन क्वेश्चंस का जवाब किस तरह से देते हैं, और अपनी तैयारी को परखिए और साथ में देखते रहिए। हमारा पहला प्रश्न है डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में जो होता है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है डीएनए में। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ होता है, यह क्षार होता है जिसमें प्यूरीन और पेरिमिडीन होता है। प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन तथा पेरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन होते हैं। ठीक है दोस्तों। एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड जो है 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज्यादा एमिनो एसिड्स प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड जो है ये आमाशय से जठर रस अर्थात HCl रस को निकालता है। ये काम करने वाला है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है दोस्तों। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसे अवलोकित करके कोशिका नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह जो है एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। केंद्रक की खोज की बात करें दोस्तों तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। यह कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसी के कारण इसको जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। यहां देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में वास्तविक अर्थात ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए बताइए, इसमें जो है जीवाणु जो है दोस्तों इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है
तथा इसमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिनमें कि दोनों जीव को लाभ होता है, इसे जो है सहोपकारिता कहा जाता है, यानी कि म्यूचुअलिज्म। कवक एवं शैवाल मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं और यह काफी बढ़िया उदाहरण है म्यूचुअलिज्म का। लाइकेन जो है लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका की बात हो रही है तो तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका या सेल तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगर मानव शरीर में सबसे लंबी की बात की जाए तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। ऐसे सबको मिलाकर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? तो राइबोसोम्स जो है ये आरएनए और प्रोटीन के मिलकर के बने हुए होते हैं। आरएनए और प्रोटीन, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका अर्थात सेल शब्द किसने दिया था? तो सेल शब्द को देने वाले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका अर्थात सेल शब्द दिया था। 1676 में एवी ल्यूवेनहॉक जो कि इन्होंने जीवाणु की खोज करी थी 1676 में, इसको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की खोज की थी और वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था 1928 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, इन सभी को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऐसा है क्योंकि उसमें क्या है? तो लाइसोसोम में जो है दोस्तों जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसके कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा हुआ होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह पादप में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा ने रखा। यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों ये पावर हाउस है सेल का। इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। और इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की थी, लेकिन इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था ये कार्ल बेंडा ने दिया था। और इसका काम क्या है? एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करना। गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों ही में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में किया था। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम होता है पदार्थ का परिवहन करना सेल के अंदर। इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की बात करें दोस्तों, न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं।
यह आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यीस्ट क्या है। तो यीस्ट जो है ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक यीस्ट यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है, जिसमें कि डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो अमीबा, युगलिना, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना हुआ होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गए, कुत्ते हो गए, आम, बाघ, ये सभी जो है ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होते हैं दोस्तों ये मृतोपजीवी होते हैं। सेप्रोफाइट बोलते हैं इसको, सेप्रोफाइट। सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी अर्थात सेप्रोफाइट होते हैं। स्वपोषी वैसे जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जो है यह स्वपोषी कहलाते हैं। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर, ये सभी जो है अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए जो है अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जो है ये परपोषी जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होते हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों कवकों में ग्लाइकोजन या फिर तेल होता है। कवकों में भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों यूरेसिल होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है। आरएनए की संरचना में जो है डीएनए में उपस्थित थाइमिन जो होता है उसके स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार का होता है। एसिटोबैक्टर ऐसे जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। इसमें एसिटिक एसिड होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव जो है दोस्तों ये है माइकोप्लाज्मा। आइए व्याख्या को देखते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा जो है दोस्तों ये सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव आर्कीबैक्टीरिया है। सबसे पहला जीव जो है आर्कीबैक्टीरिया है पृथ्वी का। यीस्ट जो है कवक है जिनका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। यीस्ट में विटामिन B1, B2 और B7 इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों ये कोशिका में जल, खनिज, लवण के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका में जल, खनिज, लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है।
एनिमल सेल जो यानी कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ये इससे कवर किया हुआ होता है। कोशिका के बाहरी आवरण में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसका काम होता है कि यह जो भी खनिज लवण या जल होता है उसके बाहर जाने या अंदर आने को नियंत्रित कर सके। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो है ये होता है 2 लाख गुना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है 2 लाख गुना। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम को 0.0001 माइक्रोमीटर में भी लिखा जा सकता है। माइक्रोन जो होता है यह मिली माइक्रोन माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन का अर्थ होता है क्रमशः 10⁻⁻6 मीटर तथा 10⁻⁻6 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पदार्थ है प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था 1839 में? तो ये करने वाले थे दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी कोशिका जो होती है दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा होती है, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है संक्षेप में। इसका विस्तार होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये पीपीएलओ का पूर्ण रूप होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। तो पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से भिन्न होती है, इसका मुख्य लक्षण है पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता का एक मुख्य लक्षण सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये कोशिका भित्ति जो है वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो कोशिका के अगर राइबोसोम्स को नष्ट कर दें तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका का राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। दोनों ही में पाया जाता है दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है
आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए जो होता है दोस्तों, यह प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। साइटोप्लाज्म जो होता है दोस्तों, ये कोशिका में जो पाया जाने वाला द्रव होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मिला के केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आरएनए जो है मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और आरएनए जो है राइबोज शर्करा होता है। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी, वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई, के। ठीक है, बी और सी जो है दोस्तों, ये जल में मिलने घुलनशील विटामिन होता है और बाकी के जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो ये माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी, खरबूजा और झाड़ू लिखा हुआ है दोस्तों, झाड़ू नहीं होगा, ये आड़ू एक फल होता है, इत्यादि पर होता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे कि पीली कहते हैं। ठीक है, जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं, इसे पीली कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। प्याज की कोशिका में जो गंधक मौजूद होता है, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू निकलते हैं। प्याज में एलाइड प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। नाम ध्यान में रखिएगा, एलाइड प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो ये जो पाया जाता है, इसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 गैस होता है जो कि जल में घुलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। प्याज काटने पर जब यह आंख में पड़ता है तब आंख से आंसू निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। केंद्रक कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अतः इसे ब्रेन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जो कि आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? केंद्रिका में होता है। नेक्स्ट हमारा, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो ये जो है न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिसमें प्लास्ट में ग्रेना तथा स्टोमा होता है जिसमें प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ये उपस्थिति होती है कोशाभित्ति। कोशाभित्ति यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है।
यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है तथा यह अर्ध पारगम्य होता है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो ये होती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन ने किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर इन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी से क्या होता है कि सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन के कारण खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल करके उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तारक केंद्र अर्थात सेंट्रियोल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है प्राणी कोश में। तारक केंद्र अर्थात सेंट्रियोल जो है ये प्राणी कोश में पाया जाता है। तारक केंद्र कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये केवल प्राणी कोश में पाया जाता है अर्थात जीव कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो है थाइलेकॉइड के उपस्थिति होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में थाइलाकॉइड जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये गलत है। बाकी बातें जो है कोशिका के बारे में सही है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ये सभी बातें जो है इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, जैव कोशिका अर्थात एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों यह सेल का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल।
यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी में तथा एटीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारा, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज ये अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए? तो गोल्जी काय अंतर्द्रवी रेटिकुलम से जो है उत्पन्न हुए हैं। गोल्जी काय अंतर्द्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। गोल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एकदम याद ध्यान में रखिएगा। गोल्जी बॉडी से ही जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लियाई के हैं? तो ये है दोस्तों वाहिनी कोशिकाएं। वाहिनी कोशिकाएं जो है एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लियाई की होती है। जड़ के पतले धागे जैसे निकला हुआ होता है, जिसे कि मूल रोम कहते हैं। साथ में इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोश दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये है दोस्तों अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला। अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला जो है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? अंतरिक्ष अनुसंधान में क्लोरेला का प्रयोग किया जा रहा है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ लेके जाते हैं। क्लोरेला जो है दोस्तों यह एक शैवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं भोजन और ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों कैरोटीनॉइड के कारण। कैरोटीनॉइड को लाइकोपिन के नाम से भी जाना जाता है और इसी के कारण पके हुए टमाटर का रंग जो है लाल होता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल को बोलते हैं दोस्तों। हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। विटामिन की खोज 1912 में फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन से किसी प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। विटामिन जो है दोस्तों ऊर्जा तो नहीं देता है, लेकिन रोग से हमारी रक्षा जरूर करता है। 1912 में विटामिन का खोज फंक ने किया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था दोस्तों, और मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोज भित्ति जो है दोस्तों ये पौधे में पाई जाती है। सेल्यूलोज
भित्ति यानी सेल वॉल बना हुआ होता है इसका। ये पौधे के सेल में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है? तो डंबेलाकार जो द्वार कोशिकाएं होती है यह गेहूं में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाता है? तो कोशिका जो है यह अंतःपरासरण के कारण स्फीत हो जाता है। अंतःपरासरण कोशिका अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा फूलने लगती है, जिसे स्फीति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अतिवर्धन का अर्थ क्या है? तो अतिवर्धन का अर्थ होता है दोस्तों कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? तो ये है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है, स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। नेक्स्ट है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका केंद्र जो है दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में जो है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान जो है यह लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान दोस्तों लखनऊ में है। तो ये जो है आपका दो जो है दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खेती-बाड़ी का अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है और साथ ही साथ एम्स जो है दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी दिल्ली में है। तो खेती-बाड़ी और एम्स दिल्ली में है और वनस्पति शोध संस्थान ये लखनऊ में है और साथ ही औषधि शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है। सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र की बात हो तो हैदराबाद में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीव की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है दोस्तों ये कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका अर्थात सेल के अध्ययन के विज्ञान को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, ऑस्ट्रिच एग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है दोस्तों। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था दोस्तों, बेंडा नाम था इनका। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र अर्थात पावर हाउस भी कहते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावे अगर कहीं पाया जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है, पौधे में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। राइबोसोम जो है दोस्तों यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं सक्रिय परिवहन।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है। इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन में जो है प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन जो होता है ये सोमेटिक सेल में होता है, अर्थात कायिक कोशिका में। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन-स्टिर क्रोमैटिड के बीच होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो होगा ये हमेशा नॉन-स्टिर क्रोमैटिड के बीच में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो होती है ये ओवम होती है, मानव कोशिका। सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। कोशिका जीवन में सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों यह केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। जीव द्रव को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का 76% जो है ऑक्सीजन तत्व का बना हुआ होता है और जीव द्रव में लगभग 90% जल का अंश होता है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक पर्ण रहित संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक जो है और इसके अलावा जो है प्लांट्स का जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण है उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव तारा मछली, ब्रिटल स्टार एवं फेदर स्टार है। एंटीडॉन का नाम फेदर स्टार है। यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। ऑफ्योरा को ब्रिटल स्टार कहा जाता है। प्लाज्मा में जो 90% भाग होता है यह जल होता है। नेक्स्ट है, कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? इसको पहचानना है। तो दिए गए ऑप्शन में एगेरिकस जो है यह बहुकोशिकीय जीव है दोस्तों। एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कि कोशिका कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये सरल संरचना वाली कोशिका होती है जैसे कि जीवाणु कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिका ऑर्गेनिल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये ऑर्गेनिल है नाभिक, ठीक है दोस्तों। कोशिका का मास्टर नाभिक को कहा जाता है। नाभिक जो होता है दोस्तों, इस ऑर्गेनिल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका का केंद्रक
जो होता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी में। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक यानी कि केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है जिसे कि केंद्रक द्रव कहते हैं, और केंद्रक द्रव में महीन जाल क्रोमेटिन को जालिका कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी हुई होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का शक्ति केंद्र कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग जीन। डीएनए का एक खंड जो कि एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। क्रोमेटिन जालिका डीएनए एवं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर के छोटी एवं मोटी छड़ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की भी आवश्यक सूचनाएं दी गई होती है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। डीएनए जो है दोस्तों, इसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और जीन को आनुवांशिक इकाई। केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव की एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है दोस्तों बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का सूत्र जो होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में आदि में किया जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र ये रहा Na2CO3 × 10H2O। इसको ध्यान में रखिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो यह है दोस्तों सुबेरिन। सुबेरिन जो है ये कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो कि उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर यह मृत हो जाती है। इसमें वायु भर जाती है। ठीक है। बोतलों में लगाया जाने वाला कॉर्क इसका उत्तम उदाहरण है।
इसे क्यूकर्स सुबर कहा जाता है। क्यूकर्स सुबर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति जो है दोस्तों, यह काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है, वह क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो इससे जो है दोस्तों एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम में आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, या कह सकते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है? तो ये प्लाज्मा में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा जो है प्लाज्मा में अधिकतम होती है। यह उच्च तापमान पर पाए जाने वाली अवस्था है। किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान का समानुपाती होता है। और जो प्लाज्मा अवस्था होती है, इसमें पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो ये होती है दोस्तों पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। पैरेन्काइमा ऊतक की सेलों जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशाद्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। पैरेन्काइमा ऊतक नए पत्ते, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। बात करें कोलेनकाइमा की, तो यह ऊतक जो है विशेष करके तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृंत में पाया जाता है। यह ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की सेलों में मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। अगला है दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो ये बनी हुई होती है सेलुलोज और पैक्टिन से। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक सेल का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और कवक की कोशिका भित्ति जो है यह काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना हुआ है कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है।
अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंतः स्थापित होती है जो कि बना हुआ है कैल्शियम और फास्फोरस का। अस्थि एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। यह मैट्रिक्स की बनी हुई होती है। इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। परिअस्थि के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन्स एवं दूसरी मांसपेशियां जुड़ी हुई होती है। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के साथ जो है हमारा कोशिका जो है प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और मैं चाहूँगा, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों जल्द ही मिलते हैं कोशिका विभाजन में आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।